गौरी के हाथ कुछ ऐसी चीज लगी थी जिसमें तीनों के मन में एक उम्मीद बन गई थी। तीनों उत्साहित हो गए थे। सिद्धार्थ ने उत्साह में कहा, यह जो भी चीज हमारे हाथ लगी है, इसी में वो सुराग हो सकता है जिसकी हमें तलाश है। वो चीज थी कैमरा। करीब 150 साल पहले का वो कैमरा था। लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स जिसके बीच में काले रंग का कागज का कुछ बॉक्स जैसा बना हुआ था और पीछे की तरफ एक छोटा सा दरवाजा लगा हुआ था और उसके आगे लेंस। गौरी ने उस बॉक्स का पीछे के भाग में बना हुआ दरवाजा खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी। जैसे ही गौरी उस पेटी को खोलने गई, सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया और उसे कहा, यह भूलकर भी यहां मत खोलना। इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव होगी तो इस तरह खोलने पर वो बर्बाद हो जाएगी। गौरी ने कहा, लेकिन इतने सालों के बाद क्या इसके अंदर रहे हुए नेगेटिव ठीक तो होंगे? सिद्धार्थ ने कहा, हम आशा करते हैं कि इसके अंदर के नेगेटिव ठीक हो। बूढ़े बाबा ने कहा, आज से करीब 100 साल पहले जब मैं पिशाच राज कृदम्ब की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए हिमालय गया था, तब मुझे कुछ विदेशी ऐसे ही कुछ यंत्र लेकर तस्वीर खींचते हुए नजर आए थे। अपने सर पर काला कपड़ा ओढ़कर वो लोग मंदिरों और योगियों की तस्वीर निकाल रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, यह ठीक वैसा ही यंत्र है और उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर हमें कोई काम का सुराग और मिल जाएगा। गौरी ने कहा, अब तो सूरज भी ऊपर चढ़ रहा है। इससे पहले कि बाहर रास्ते पर चहल पहल बढ़ जाए, हमें यहां से निकलना होगा। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी ठीक कह रही है। हमें यहां से पीछे की रास्ते से जल्द निकलना होगा और इस यंत्र के अंदर हमें क्या सुराग प्राप्त होता है, इसके आधार पर हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। यदि ये यंत्र हमारे किसी काम आया तो ठीक, नहीं तो कल रात को हमें फिर से यहां पर आना होगा दूसरा सुराग ढूंढने। बूढ़े बाबा की बात से सिद्धार्थ और गौरी दोनों सहमत थे। कैमरा काफी बड़ा और भारी था, इसलिए तीनों उसे उठाकर धीरे धीरे हवेली के पीछे के रास्ते से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्हें राम प्यारी के आदमी दिखे जो उनको यहां तक लेकर आए थे। वे अपनी गाड़ी लेकर वहीं पर खड़े थे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस कैमरे के साथ गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी सीधी राम प्यारी के अड्डे पर जाकर रुकी। तीनों उस कैमरा को लेकर राम प्यारी के पास गए। उसे वो कैमरा दिखाया। उस कैमरे को देखकर राम प्यारी सोच में पड़ गई। उसने उस कैमरे के ऊपर हाथ फिराते हुए कहा, ये लकड़े का बक्सा तो पद्मिनी के चाचा का था। उसे इन सब विदेशी वस्तुओं का बहुत शौक था। उसने ये किसी अंग्रेज के पास से विदेश से मंगवाया था, लेकिन उन्हें ये चलाने को नहीं आता था, इसलिए उन्हें ये सिखाने के लिए एक अंग्रेज लड़का आया करता था। सिद्धार्थ ने कहा, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ तस्वीर हो सकती है। राम प्यारी ने कहा, हो सकती है, लेकिन कौन सी होगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पद्मिनी के चाचा की अनुपस्थिति में उस अंग्रेज लड़के के सिवाय इसे कोई हाथ नहीं लगाता था और वो अंग्रेज लड़का सिर्फ पद्मिनी के चाचा के बुलाने पर ही आता था। जब यह हादसा हुआ तब पद्मिनी के चाचा तो राजस्थान में थे, तो उस लड़के का उस वक्त हवेली में होना मुश्किल था। फिर भी तसल्ली के लिए आप लोग इसकी जांच करके देख लो। सिद्धार्थ ने उस कैमरे में से वो लकड़ी का बक्सा निकाला और राम प्यारी से पूछा, यहां पर कोई फोटो स्टूडियो होगा? राम प्यारी का आदमी सिद्धार्थ को शिमला के सबसे पुराने फोटो स्टूडियो में लेकर गया, जो शिमला के बाजार के बीचों बीच था। सिद्धार्थ उस लकड़ी के बक्से को लेकर उस स्टूडियो में गया। स्टूडियो में काम कर रहे आदमी के साथ एक अंधेरे कमरे में गया, जहां पर सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी थी और वहां पर उस बक्से के अंदर रही हुई नेगेटिव को डेवलप कराने लगा। उस तरफ वीरानगढ़ में अनंग पिशाच मोतीबाई के पास आया और उन्हें कहा, मोतीबाई साहब, 2 दिनों में पूर्णिमा आ रही है और पूर्णिमा की रात मेरा महापरिवर्तन होने वाला है। मैं पिशाच से यक्ष में बदल जाऊंगा, लेकिन मैं ये आप लोगों की उपस्थिति में करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आपने मेरा मन परिवर्तन करके मुझे बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर स्थापित किया। मुझ पर बूढ़े बाबा का भी उपकार है, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा दी। और उसके बाद सिद्धार्थ
और गौरी दीदी, जिनके निस्वार्थ सेवा में उन्होंने मुझे जुड़ने का अवसर दिया। और अब जब मेरे जीवन में दूसरा बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तब मेरी ये इच्छा थी कि आप सभी वहां पर उपस्थित रहें। लेकिन सिद्धार्थ, गौरी दीदी और बूढ़े बाबा तो शिमला गए हुए हैं और 2 दिनों में उनके लौट कर आने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम आप तो मेरे साथ इस महापरिवर्तन के समय उपस्थित रहो। मोतीबाई ने अनंग पिशाच के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तुम्हारे लाडलों से थारे जीवन में इतना बड़ा अमूल्य मोड़ आवे से और उसमें मैं ना रहूं, ऐसा हो सके होना। मैं तो रहूंगी, लेकिन तू अपना मन छोटा ना कर। मारे मण के ऐसे की सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा, ये तीनों भी थारे इस महापरिवर्तन में जरूर उपस्थित रहेंगे। ये सुनकर अनंग पिशाच के मन में एक आशा जागी और वो खुश हो गया। उसके मन में कई सारे विचार उमड़ने लगे थे। वो अपने आप से बातें करता रहा। क्या यक्ष बनने के बाद जीवन कुछ अलग होगा? इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलने के बाद मेरे जीवन में न जाने किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। क्या मैं उन परिवर्तन को संभाल सकूंगा? क्या मैं यक्ष बनकर सभी कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से कर पाऊंगा? लेकिन मेरे महापरिवर्तन में यदि मेरे साथ सब उस सरोवर पर ही उपस्थित होंगे, तो फिर इस वीरानगढ़ की रक्षा कौन करेगा? हमारी अनुपस्थिति की भनक शैतानी शक्तियों को लगने में देर नहीं लगेगी और कल रात की तरह उस रात को भी गांव पर हमला जरूर होगा। मुझे उस रात के लिए गांव वालों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई प्रबंध जरूर करना होगा। इन विचारों में अनंग पिशाच खो सा गया। वहां से हजारों मील दूर मिस्र में छाया कुछ दिनों में बहुत ही शक्तिशाली बन चुकी थी। पूर्वी और मध्य देशों की संस्कृति की तंत्र और काली विद्या का मेल करके उसने एक नई शैली की मैली विद्या का निर्माण किया था और उसी से उसे कई सारी शक्तियां अल्प समय में प्राप्त हो गई थी। उसे मारने के लिए जागृत किया गया फैरो भी उसकी शक्ति के सामने झुक गया था और उसकी सेवा में आ गया था। मुस्तफा भी ना चाहते हुए छाया के सामने हार मान गया। वहां पर इब्लिस की इबादत तो होती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ कई दूसरी आत्माओं को भी जागृत किया जाता था। जब छाया के दिमाग में और भी शक्तिशाली होने की लालसा जागने लगी थी, उसने मुस्तफा से कहा, हमें मिस्र को छोड़कर पश्चिमी देशों की तरफ जाना चाहिए। वहां की काली विद्याओं को भी इस शैली में सम्मिलित करके मैं दुनिया की एक सबसे महान मैली विद्या की शैली को जन्म दूंगी और मैं बन जाऊंगी इस पूरी कायनात की सबसे शक्तिशाली स्त्री। और उसके बाद इस दुनिया में सभी लोगों के सुख के सूरज के ऊपर इस छाया का छाया हमेशा के लिए पड़ जाएगा। ये कहकर छाया जोरों से हंसने लगी। मुस्तफा को मिस्र छोड़कर पश्चिमी देशों में जाने की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसके पास छाया की बात मानने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। मुस्तफा ने छाया से कहा, आप अपनी मर्जी की मालकिन हैं, हम आपको रोकने के गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपको एहतियात बरतना होगा। इब्लिस की शान में गुस्ताखी करना आपको महंगा न पड़ जाए। ये सुनकर छाया जोरों से हंसी और उसने कहा, उसकी फिक्र तुम ना करो, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि हम इब्लिस की ही नहीं बल्कि इब्लिस हमारी इबादत करेगा। ये कहकर वो जोरों से हंसने लगी। मुस्तफा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अपनी आंखें बंद करके उसने इब्लिस से माफी मांगी। छाया ने कहा, चलो अब तैयारी करो, हम कल सुबह होते ही यहां से यूरोप की तरफ रवाना होंगे। मुस्तफा ने सर झुकाकर हां कहा और छाया कोई गीत गुनगुनाते हुए वहां से चली गई। उस तरफ शिमला में सिद्धार्थ उस फोटो स्टूडियो में नेगेटिव को डेवलप करवा रहा था। उसमें करीब 4 ही फोटो थे। जैसे जैसे वो 4 फोटो डेवलप होते गए, सिद्धार्थ बड़ी बेकरारी से उसकी राह देखने लगा। धीरे धीरे एक के बाद एक 4 फोटो डेवलप होकर तैयार हो गए। जैसे ही सिद्धार्थ ने उन फोटो को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो उत्साहित होकर उछल पड़ा, मानो उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो। इस तरह खुशी से बावला होने लगा। उसे कुछ वक्त के लिए यकीन नहीं हुआ कि वाकई में वो सपना देख रहा था कि वो सच था। सिद्धार्थ ने तुरंत ही उस फोटो स्टूडियो वाले को कुछ पैसे दिए और वहां से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने राम प्यारी के आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बगल के होटल में बैठकर चाय पी रहा था।
और सिद्धार्थ को नहीं दिखा। सिद्धार्थ उत्साह में सब्र नहीं रख सका और वहीं से चारों फोटो बूढ़े बाबा, गौरी और राम प्यारी को दिखाने के लिए वहां से चलकर जाने लगा। उस वक्त सिद्धार्थ के अलावा उन फोटोज में क्या था वो सिर्फ फोटो स्टूडियो के उस आदमी को पता था जिसने फोटोज डेवलप किए थे। लेकिन वो आदमी मंत्री शरद सिंह का खास था। उसने तुरंत ही मंत्री शरद सिंह को फोन लगाकर उन फोटोज की असलियत बताई और कहा कि वो फोटोज यदि बाहर जनता के सामने आ गए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुनकर मंत्री शरद सिंह एकदम ही चिंता में आ गया और उसने तुरंत ही सिद्धार्थ को मरवाने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए। सिद्धार्थ अपनी मस्ती में उन फोटोज को हाथ में लिए राम प्यारी के अड्डे की तरफ आगे बढ़ने लगा था। शिमला की पहाड़ी इलाकों में कुछ देर चलने के बाद काफी सुनसान रास्ते तक सिद्धार्थ आ गया था। मंत्री शरद सिंह के आदमी उस फोटो स्टूडियो वाले के पास पहुंचे। उस फोटो स्टूडियो वाले ने उनको सीसीटीवी में सिद्धार्थ दिखा दिया और किस दिशा में सिद्धार्थ गया था वो भी बता दिया। इसलिए वो सीधे सिद्धार्थ को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। सिद्धार्थ अपनी धुन में आगे चल रहा था कि अचानक पीछे से जीप में बैठकर मंत्री शरद सिंह के आदमी हाथ में हॉकी स्टिक लेकर उसकी ओर आगे बढ़े। वे लोग सिद्धार्थ के पास पहुंचे और अपनी जीप से उतरे और अपने हाथ में रहे हॉकी स्टिक से सिद्धार्थ के ऊपर वार करने लगे। सिद्धार्थ कुछ समझ पाए उससे पहले उसके ऊपर चारों ओर से हमला होने लगा था। तभी सिद्धार्थ ने अपने सर को अपने हाथों से ढकते हुए उनको पूछने का प्रयत्न किया, अरे कौन हो तुम लोग और मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तो यहाँ पर नया हूँ, किसी को जानता तक नहीं। उन आदमियों ने सिद्धार्थ की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उसे पीटते रहे। उस आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, अगर जिंदा रहना चाहता है तो तेरे पास जो फोटोज है वो चुपचाप हमें दे दे। सिद्धार्थ को तब समझ में आया कि ये सब उन फोटोज के लिए हो रहा था। वो ये बात समझ गया और उसने तुरंत ही कहा, मेरे पास कोई फोटोज नहीं है, आप शायद मुझे कोई और समझ रहे हो। देखो मैं एक सीधा साधा आदमी हूं। उस गुंडे ने कहा, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सिद्धार्थ के गले पर रख दिया और अपने आदमियों से सिद्धार्थ की तलाशी लेने को कहा। सिद्धार्थ ने उन फोटोज को अपनी जैकेट के अंदर के जेब में रख दिया था। वो लोग सिद्धार्थ की तलाशी लेने लगे। पहले सिद्धार्थ की पैंट की जेब को तलाश की, फिर उसकी शर्ट की तलाश की, फिर उसके जैकेट तलाश करने ही वाले थे कि तब सिद्धार्थ को लगा कि अब वो फोटो उनके हाथ लग जाएगा। इसलिए उसने तुरंत ही उस आदमी को जोरों से धक्का मारा जिसने उसके गले पर चाकू रखा था और फिर अकेले ही उन गुंडों से भिड़ गया। वो सबको एक एक करके मुक्के से मारने लगा और उनके हाथ से हॉकी स्टिक छीनकर उन पर वार करने लगा। वो सारे लोग एक साथ सिद्धार्थ के ऊपर टूट पड़े, लेकिन सिद्धार्थ अकेला ही उनके ऊपर हावी हो गया। हॉकी स्टिक से उसने सभी को घायल कर दिया। सिद्धार्थ उनसे लड़ रहा था कि तब तक वहां पर राम प्यारी का आदमी उसे ढूंढते हुए वहां से गुजरा और सिद्धार्थ को देखकर वो भी अपनी जेब से बंदूक निकालकर उसकी तरफ दौड़ा। उस आदमी ने आसमान में गोली मारी और गोली की आवाज सुनकर मंत्री शरद सिंह के गुंडे गाड़ी में बैठकर दुम दबाकर भाग गए। उस आदमी ने सिद्धार्थ को संभाला और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। उसने सिद्धार्थ को अकेले जाने के लिए खरी खोटी सुनाई और उसे डांटते हुए राम प्यारी के पास लेकर गया। थोड़े समय में वो राम प्यारी के अड्डे तक पहुंच गया। सिद्धार्थ को काफी चोट लगी थी। उसके सर से और होठों से थोड़ा सा खून भी बह रहा था। गौरी ने तुरंत आकर सिद्धार्थ को संभाला और उसे पूछने लगी कि उसे चोट कैसे लगी थी। सिद्धार्थ की यह हालत देखकर बूढ़े बाबा भी चिंतित होकर उसके पास आए और उसे पूछने लगे ये सब कैसे हुआ। सिद्धार्थ ने उनको सारी घटना कहकर बताई। तब तक गौरी सिद्धार्थ की चोट पर मरहम पट्टी करने लगी थी। सिद्धार्थ के साथ जो कुछ हुआ ये सुनकर राम प्यारी ने कहा, ये जरूर मंत्री शरद सिंह का काम होगा, लेकिन उस तक ये जानकारी पहुंचाई किसने? तब तक बूढ़े बाबा ने कहा, तुमने कहा था कि उस फोटो के लिए तुम पर वार हुआ है, क्या था उन फोटो में? सिद्धार्थ ने अपनी जैकेट की जेब से वो 4 फोटो निकाले और बूढ़े बाबा के हाथ में थमा दिए। बूढ़े बाबा वो फोटोज देखकर एकदम चौंक गए। आखिर क्या था उन फोटोज में जिसे देखकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों ही हैरान हो गए थे? और क्या था उन फोटोज में जिसके लिए मंत्री शरद सिंह ने सिद्धार्थ को मरवाने की कोशिश की थी? क्या इन फोटोज के सहारे
ये तीनों अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।